मेडिकल पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिरोसिस। सिरोसिस क्या होता है? इट रिजल्ट्स फ्रॉम सीवियर हेपेटोसेलुलर इंजरी। ये कैसे बनता है? किसी सीवियर, किसी भी बीमारी के वजह से या फिर किसी इटियोलॉजी के नतीजे में अगर हेपेटोसेलुलर इंजरी हो गई, यानी हेपेटोसेल साइट्स जो हैं, जो लिवर सेल्स हैं, उनमें अगर इंजरी हो जाए तो उसके नतीजे में सिरोसिस बन सकता है। और इसमें 4 फीचर्स होना ज़रूरी होता है। ये 4 फीचर्स होंगे इसमें सिरोसिस में। कौन कौन सी चीज़ें होंगी? पहले तो हेपेटोसेलुलर इंजरी हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इट विल इन्वॉल्व द एंटायर लिवर। ये जो सिरोसिस होगा वो पूरे के पूरे लिवर में होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिवर जो है मैंने बनाया है, इसमें छोटे छोटे ये नोड्यूल्स बने हुए हैं। इस तरह से ये पूरा लिवर ये कवर कर लेते हैं नोड्यूल्स। तो ये पूरे लिवर में सिरोसिस होता है। नंबर 2, नॉर्मल लोबुलर आर्किटेक्चर ऑफ हेपेटिक पैरेन्काइमा इज डिसऑर्गेनाइज्ड। जो आपने पढ़ा होगा, इसका जो लोब्यूल्स किस तरह से पाए जाते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, हेपेटोसाइट कैसे अरेंज होकर के एक हेपेटिक लोब्यूल बनाते हैं, लोब्यूल के अंदर कहाँ पे स्पेस ऑफ डिसे होता है, कहाँ पर सेल्स होते हैं, कहाँ पर आईटीओ सेल है, ये सब चीज़ें एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती हैं। लेकिन सिरोसिस के दौरान ये सब डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, ये सब तहस नहस हो जाता है, क्योंकि लिवर सेल्स वहाँ पर टूट रहे हैं, नेक्रोसिस हो रही है, इंजरी हो रही है, तो उसकी वजह से ये डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। नंबर 3 है फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स सेपरेटेड बाय द बैंड्स ऑफ फाइब्रोसिस। इस तरह के नोड्यूल्स जो हैं वो हमें, नोड्यूल्स का है छोटे छोटे गांठ जैसे स्ट्रक्चर जो है बन जाएंगे, जो कि एक दूसरे से अलग होंगे तभी तो दिखाई दे रहे हैं। ये अलग होंगे किस चीज़ से? फाइब्रोसिस के ज़रिए। इनके बीच में जो है फाइब्रोसिस हो गई है, जिससे ये एक दूसरे से अलग हो गए हैं। ठीक है, पूरे लिवर पे इस तरह से नोड्यूल्स पाए जाएंगे। नंबर 4 क्या है? हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस। तो जो हेपेटोसाइट्स हैं उनमें नेक्रोसिस भी होगी, इंजरी होगी, फिर नेक्रोसिस होगी, फिर उसी के आगे ये स्टेप बढ़ते जाएंगे, नोड्यूल्स बन जाएंगे, फाइब्रोसिस होगी। आगे पैथोजेनेसिस में आप अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब हम पैथोजेनेसिस की तरफ बढ़ते हैं। पैथोजेनेसिस में मेनली हम यहाँ पर 4 चीज़ें देखेंगे एक एक करके। नेक्रोसिस कैसे होती है? नेक्रोसिस होती है, और नेक्रोसिस के बाद जो है क्या शुरू होता है? फाइब्रोसिस होगी। फाइब्रोसिस और साथ में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। नोड्यूल्स के फॉर्मेशन के साथ जो वैस्कुलर रीऑर्गेनाइजेशन होगा। ये 4 चीज़ें हमें देखना होगी। तो सबसे पहले हम फाइब्रोजेनेसिस देखें। इसके अंदर हम फाइब्रोसिस कैसे होती है ये देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिरोसिस किसी हेपेटोसेलुलर इंजरी की वजह से होता है। उसके पीछे की इटियोलॉजी कुछ भी हो, ये इंजरी अगर पहुंच रही है हेपेटोसाइट्स में, तो जो है ये फाइब्रोजेनेसिस कराने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। बार बार अगर हेपेटोसाइट्स डैमेज हो रहे हैं, डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किस वजह से? हेपेटोसाइट्स टूट रहे हैं ये किसी इंजरी की वजह से, तो क्या होगा? जो पैरेन्काइमा होगा, नॉर्मल पैरेन्काइमा, ये जो लोब्यूल बने हुए होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे हेपेटोसाइट्स हो गए, हेपेटोसाइट ही टूट गए, तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा? चरमरा गया, टूट गया, तो वो कोलैप्स कर जाता है। जो नॉर्मल है वो कोलैप्स कर जाता है। अब जो है यहाँ पर फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगी। जो सेल्स होंगे आसपास के, उसमें फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगी। फाइब्रोसिस के पीछे की वजह ये है कि जो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं स्पेस ऑफ डिसे में क्या होता है। ये देखिए, ये हेपेटिक लोब्यूल बना हुआ है। हेपेटिक लोब्यूल को इन्होंने जूम करके दिखाया है किसके अंदर कौन कौन सी सेल। ये हेपेटोसाइट्स हैं। हेपेटोसाइट्स की एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। बीच में जो स्पेस है ये आपको दिख रहा है, ये साइनोसॉइड कहलाता है। ठीक है, साइनोसॉइड के अंदर एंडोथेलियम है, ये दूर दूर पे मौजूद है। कफर सेल भी मौजूद होते हैं। और ये देखिए बीच में आईटीओ सेल दिख रहा है। आईटीओ सेल क्या होता है? ये फैट स्टोर करता है, फैट स्टोरिंग सेल भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए स्पेस ऑफ डिसे बोल रहे हैं। स्पेस ऑफ डिसे किसके बीच में है? साइनोसॉइड और हेपेटोसाइड के बीच में जो स्पेस है उसको बोल रहे हैं स्पेस ऑफ डिसे। तो ये भी स्पेस ऑफ डिसे है। हेपेटोसाइड और साइनोसॉइड के बीच में स्पेस है, इसको बोल रहे हैं स्पेस ऑफ डिसे, इस जगह को। ठीक है जी। क्या होता है? हेपेटोसेलुलर इंजरी की वजह से जो वहाँ पर आईटीओ सेल्स है, मैंने अभी जो आपको दिखाया, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, उनका प्रोलिफरेशन हो जाता है। बहुत ज़्यादा नंबर में वो डिवाइड होने लगेंगे और अपनी जो नंबर है वो बढ़ाने लगेंगे। ठीक है, इस प्रोलिफरेट होने के साथ उनके अंदर चेंजेस ये आते हैं कि वो मायोफाइब्रोब्लास्ट में और फाइब्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फाइब्रोसाइट्स और मायोफाइब्रोब्लास्ट, यानी कि अब ये फाइब्रोसिस कराने लगेंगे।
फाइबर्स का सिंथेसिस यहाँ पर होने लगेगा। जो कोलेजन बन रहा है ये यहीं से बन रहा है। टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन की जो है सिंथेसिस बढ़ जाएगी, ठीक है। ये था यहाँ पर इसके पीछे की मैकेनिज्म। अच्छा, इस चीज़ के लिए स्टिमुलेंट्स का जो काम करते हैं, जैसे कि प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बीटा है, या फिर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ये ट्यूमर नेक्रोसिस ग्रोथ फैक्टर नहीं है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है, जैसे क्यूमोकाइंस हैं, साइटोकाइंस हैं, ये सारे जो है कहाँ से निकलते हैं वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लिम्फोसाइट से निकलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी पहले से अगर पढ़ा होगा, इन्फ्लेमेशन वगैरह। कुफर सेल से भी निकलते हैं, क्योंकि कुफर सेल तो प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, और एंडोथेलियल सेल में निकालेंगे, हेपेटोसाइट भी सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ से इन चीज़ों का सिक्रीशन होता है, और ये इस चीज़ को फाइब्रोजेनेसिस जिसको और ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे। ये हो कैसे रहा था आपको पता चल गया होगा, आईटीओ सेल के प्रोलिफरेशन और उनके चेंज की वजह से अब टाइप 1 और 3 कोलेजन ये बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है। अब जो है हम रीजनरेटिव नोड्यूल्स कैसे बनते हैं ये समझ लेते हैं। अभी हम देख रहे थे कि हेपेटोसाइट्स में इंजरी हुई, नेक्रोसिस हुई और वहाँ पर फाइब्रोजेनेसिस हो गई। तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे सेल्स में नेक्रोसिस हो गई हो। कुछ सेल्स जो बच जाते हैं उन्हें हम सर्वाइविंग हेपेटोसाइट्स बोल रहे हैं, ठीक है, यानी जिंदा रह गए जो जिंदा रह गए सेल्स, वो क्या करते हैं कि स्टिमुलेंट का काम करते हैं, और इनमें क्या होने लगती है, ग्रोथ और प्रोलिफरेशन इनके होने लगता है बहुत ज़्यादा। ये जो सेल बच गए हैं, अच्छे सेल हैं कुछ, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ उनकी होगी और प्रोलिफरेशन होगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसके लिए जो है इन्फ्लुएंस करेंगे ग्रोथ फैक्टर्स इनकी मदद करेंगे ग्रोथ और प्रोलिफरेशन में। अब क्या होगा, ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि फाइब्रोसिस हो चुकी थी। जैसे कि यहाँ पर एक सेल्स का वो है, पहले मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ये सारे सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, हेपेटोसाइट्स हैं ये, मान लिया ये सारे के सारे सेल्स ये अच्छे सेल्स हैं, ठीक है, ये अच्छे सेल्स हैं, इनमें कुछ नहीं हुआ है अभी। और अभी हमने पढ़ा कि फाइब्रोसिस इसके चारों तरफ हो गई है, ठीक है, फाइबर्स का डिपोजिशन हो गया, कोलेजन 1, 3, तो क्या होगा, फाइबर्स का डिपोजिशन होने पे वो चीज़ हार्ड हो जाती है, इसके चारों तरफ क्या हो गया, हार्डनेस पैदा हो गई है। अब ये सेल जो अंदर हैं ये अच्छे हैं, मान लिया, जब ये अच्छे हैं तो इनका प्रोलिफरेशन होगा, डिवाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ेंगे। अब ये बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इनके पास ये है कि इनके पास एक फिक्स स्पेस है। फिक्स स्पेस में अगर आप इनकी प्रोलिफरेशन कराएंगे तो एक ये गांठ की शक्ल में नोड्यूल बन जाएगा। ये नोड्यूल इसलिए बन रहा है क्योंकि एक फिक्स स्पेस है, इससे ज़्यादा बाहर जा नहीं सकते। तो जा नहीं सकते का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा ये नोड्यूल बन के सामने आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, रीजनरेटिव नोड्यूल्स। क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड विद इन द फाइबरस नोड्यूल्स, एक नोड्यूल के अंदर ये घिरे रह जाएंगे। इस पूरे को हम बोल देंगे रीजनरेटिव नोड्यूल्स। आपको समझ में आ गया होगा कैसे नोड्यूल बना, क्योंकि फाइब्रोसिस है, चारों तरफ से बंद है, घिरे हुए हैं, तो ये सेल्स बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहे हैं। तो प्रोलिफरेट करके इधर उधर नहीं जा सकते, एक ही जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो एक ये नोड्यूल बना लेते हैं। अब वैस्कुलर रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि जो वेसल्स हैं अब दूसरा रास्ता बना रही हैं या दूसरी वेसल्स बन रही हैं। क्या हो रहा है, नंबर 1 क्या है कि ड्यू टू डैमेज्ड पैरेन्काइमा एंड फाइबरस नोड्यूल्स, जो अभी पैरेन्काइमा डैमेज हो गया, सेल्स जो थे वो नेक्रोसिस हो गए, इंजरी की वजह से ख़राब हो गए, और वहाँ पर फाइबरस नोड्यूल्स बन गए। इनकी वजह से क्या होगा कि नई वेसल्स बनेंगी। नई वेसल्स कहाँ पर बनेंगी, फाइबरस सेप्टा में बनेंगी। जो फाइब्रोसिस जहाँ पे वो सेप्टा एक बन गया था, ठीक है, तो उसके अंदर नई वेसल्स बनेंगे और यहीं से डायरेक्टली जा करके ये पोर्टल ट्रायड से कनेक्ट हो जाएंगे। पोर्टल ट्रायड कहाँ पर होता है, एक हेपेटिक लोब्यूल के चारों तरफ 4 या 5 पोर्टल ट्रायड होते हैं, जिसके अंदर जो है वो पोर्टल वेन है, हेपेटिक आर्टरी है, ये बाइल डक्ट भी होता है, ये होते हैं। तो इनमें अभी बाइल डक्ट की बात नहीं यहाँ पे हो रही है, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, तो वहाँ पर जाकर डायरेक्टली ये नई वेसल्स कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये क्या कर रही है, जो बाकी वाला पैरेन्काइमा है उससे कोई मतलब ही नहीं है, अपने आप गई वहाँ से चली गई, तो इससे क्या हो गया, बाईपास डेवलप हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक नया वैस्कुलराइजेशन हो गया। और क्या चीज़ होती है इसके अलावा ये होता है फाइब्रोसिस की वजह से, कहाँ पर, स्पेस ऑफ डिस्से, मैंने बताया था, अभी फिगर दिखाया था, हेपेटोसाइट्स के बीच में वो था स्पेस ऑफ डिस्से था, ठीक है, हेपेटोसाइट्स और
उसके बीच में, साइनोसॉइड के बीच में स्पेस ऑफ डिसे था जिसके अंदर आईटीओ सेल्स था। आईटीओ सेल्स ज़्यादा फाइबर्स बना रहे, फाइब्रोसिस हो गए, वहाँ पर जो गैप थे वो बंद हो जाते हैं। गैप्स बनने की वजह से गैप्स बंद होने की वजह से क्या होगा, अब नई कैपिलरीज बनेंगी, नई कैपिलरीज बन जाएंगी, ठीक है, इसमें नई कैपिलरीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी एक चेंज इसमें होता है। फिर से एक बार आपको विजुलाइज कर देंगे, ये जो स्पेस ऑफ डिसे है, यहाँ पर फाइबर्स का डिपोजिशन हो गया, तो ये गैप्स जो थे वो बंद हो जाते हैं। गैप्स बंद होने की वजह से ये देखिए यहाँ से इसको ब्लड मिलता रहता है, तो अब नहीं मिला तो यहीं पर नई नई कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है। क्लासिफिकेशन दो तरह से वैसे इसका किया गया है, मार्फोलॉजिक क्लासिफिकेशन और इटियोलॉजिक क्लासिफिकेशन। मार्फोलॉजिक क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, ये नोड्यूल्स की मॉर्फोलॉजी के हिसाब से होता है कि नोड्यूल्स का साइज कैसा है, ठीक है। तीन तरह का होता है, माइक्रो नोड्यूलर, मैक्रो नोड्यूलर और मिक्स्ड सिरोसिस। माइक्रो नोड्यूलर क्या है कि इनका डायमीटर 3 mm से कम होता है, मैक्रो नोड्यूलर का 3 mm से ज़्यादा डायमीटर होता है, और इसमें दोनों तरह के पाए जाते हैं। इसमें कुछ खास बात नहीं है, बस इतना याद रखने वाली बात इसमें यह है कि माइक्रो नोड्यूलर अल्कोहलिक सिरोसिस से होता है और मैक्रो नोड्यूलर पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, जो पोस्ट वायरल हेपेटाइटिस यानी वायरल हेपेटाइटिस के नतीजे में ये होता है, ठीक है। ये मार्फोलॉजिकल फीचर्स देख लेंगे हम। अल्कोहलिक सिरोसिस के मार्फोलॉजिकल फीचर्स देखने जा रहे हैं। अल्कोहलिक सिरोसिस, इसके ग्रॉसली क्या फीचर्स होते हैं, जो अभी मैंने पहले बताया था कि ये माइक्रो नोड्यूलर होता है, ठीक है। 3 mm से कम के इसके नोड्यूल्स होते हैं। लिवर जो होता है इस कंडीशन में अगर अल्कोहल की वजह से हुआ है तो ये लार्ज होगा, फैटी होगा, और इसका वेट 2 kg से भी ऊपर हो जाएगा। नॉर्मल कितना होता है, मेल्स का 1400 से 1600 ग्राम है और फीमेल का 1200 से 1400 है, तो ये 2 किलो से भी ऊपर चला जाएगा। इन बिगिनिंग शुरुआत में तो ये होगा, ठीक है। अब कुछ साल अगर बीत गए तो उस दौरान क्या होगा, ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब जो है लिवर श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़न पैदा होगी और ये 1 kg का रह जाएगा। इसमें फैट भी खत्म हो चुका होगा, नॉन फैटी हो चुका होगा। अब जो है डायमीटर जो नोड्यूल्स है, नोड्यूल्स भी अब बड़े हो जाएंगे, 3 mm के हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में ये बात चल रही है। माइक्रोस्कोपिक क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसमें पहले लिखा हुआ नोडुलर पैटर्न। नोडुलर पैटर्न का मतलब ये है कि वहाँ पर नोड्यूल्स दिखाई देंगे। कहाँ पर, जैसे कि नॉर्मल आर्किटेक्चर में क्या होता है, सेंट्रल वेन होती हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि सेंट्रल वेन्स गायब हो चुकी होती हैं। सेंट्रल वेन्स पे क्या दिखाई देगा, हमें नोड्यूल्स हमें दिखाई देंगे, ठीक है। और फाइब्रस सेप्टा बन जाते हैं। फाइब्रस सेप्टा क्या होते हैं, जो नॉर्मल हेपेटिक पैरेन्काइमा है उसके बीच में फाइब्रस सेप्टा बन जाएगा, जो नोड्यूल्स को जो है डिवाइड कर देगा, अलग अलग करने में यही इसका रोल होता है, ठीक है। फाइब्रस स्कैरिंग होती है, जो क्या करता है, धीरे धीरे उन सबको अलग कर देता है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ इसको अगर फिगर के अंदर, ये देखिए फाइब्रस सेप्टा है, फाइब्रस सेप्टा ये पूरा डिवाइड कर दिया इनको अलग अलग, ये सब नोड्यूल्स बने हुए हैं छोटे छोटे यूनिफॉर्म साइज़ के, और ये लिखा फैटी चेंज, तो फैटी, ये सब फैटी चेंज है, फैट यहाँ पर स्टोर हो चुका है। डक्टुलर प्रोलिफरेशन भी दिखाया जा रहा है, नई नई डक्ट्स बनेंगी। अच्छा, हेपेटिक पैरेन्काइमा में क्या क्या चेंजेस आते हैं। हेपेटिक पैरेन्काइमा क्या करता है, अभी ये फाइब्रस सेप्टा से घिरा हुआ है और बीच में जो नॉर्मल से कुछ सेल्स हैं वो धीरे धीरे प्रोलिफरेट करेंगे और ये नोड्यूल्स बनाते चले जाएंगे। नोड्यूल्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। शुरुआत में क्या होता है, ये फैटी चेंज होता है, इनमें फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, फाइब्रस सेप्टा के बढ़ने से, फाइब्रोसिस के ज़्यादा होने पर जो है फैट का डिपोजिशन कम हो जाता है, फैट जो है कम मौजूद होगा। इससे ये हुआ कि इन्वर्स रिलेशन है फैट के अमाउंट और फाइब्रस स्कैरिंग के अमाउंट। जितना ज़्यादा फाइब्रोसिस होगा नोड्यूल्स में उतना कम फैट रह जाएगा, ठीक है। और चीज़ें क्या मिलेंगी, ये तो मिलेंगी ही, नेक्रोसिस मिलेगा, इन्फ्लेमेशन के इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे वहाँ पर, बाइल डक्ट का प्रोलिफरेशन भी देखने को मिलता है। अब क्या करते हैं हम लोग, जो इसके होने से लिवर सिरोसिस के बाद जो चेंजेस आते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस और हेमेटोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में, क्या क्या आते हैं कि SGOT और SGPT ये बढ़ जाएगा। टेस्ट कराएंगे अगर लैब से तो SGOT ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा SGPT से। और क्या होगा, गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज ये बढ़ा हुआ होगा, सीरम एलिवेशन इन सीरम अल्कलीन फास्फेटेज ये बढ़ा होगा, हाइपर बिलीरुबिनीमिया होगा, बिलीरुबिन बढ़ा हुआ होगा, हाइपर प्रोटीनीमिया होगा, ठीक है, हाइपर प्रोटीनीमिया
होने पर क्या होगा, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, जो नॉर्मल होता है उसके जस्ट अपोज हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम बढ़ेगा, ठीक है। एनीमिया होगा और न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस, ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन से हुआ है तो भी न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।